हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईटी का चैप्टर मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। इसका क्या मतलब है कि जिस भी जगह आप जॉब करते हो, काम करते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपके लिए सिक्योर होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए और आपकी हेल्थ में उसमें कोई दिक्कत ना आए जिस भी जगह आप काम कर रहे हो। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन में करनी चाहिए जिससे कि हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर किसी जगह पर, जिस जगह आप काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खर्चा ही है, कॉस्ट ही है ना। और दूसरे जो भी इंजर्ड हो जाते हैं इंडिविजुअल किसी जगह पर काम करने के लिए, तो उन इंडिविजुअल की फैमिली को भी पे करना पड़ता है क्योंकि वो जॉब पे एक्सीडेंट हुआ है या फिर इलनेस हुई है ना। तो सारे एम्प्लॉयज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखे। यही ध्यान नहीं रखना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए ध्यान रखेगी, हमें अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना चाहिए। अब हेल्थ क्या होती है? देखो, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, है ना, और साइकोलॉजिकली हम जो है एकदम तंदुरुस्त हैं, हम जो है वेल बींग है, वो होती है हमारी हेल्थ। और एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अच्छी हेल्थ रहेगी एम्प्लॉयज़ की? एक तो सबसे पहले साफ़ सफाई हो, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग हो, वाटर फैसिलिटी क्लीन वाटर हो वहाँ पर, ठीक है, वाटर फैसिलिटी हो, अच्छे से कैंटीन एरिया हो, साफ़ सफाई वाला गुड क्वालिटी फूड मिलना चाहिए, क्लीन वॉशरूम होने चाहिए ताकि इंडिविजुअल की जो हेल्थ है, एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ है, वो ठीक रहे। सेफ्टी क्या होती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ़ रहनी चाहिए, ना उसमें कोई रिस्क होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ना उसमें कोई हैज़ार्ड होना चाहिए। हैज़ार्ड क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों को हार्म पहुंच सकता है, और रिस्क मतलब कोई एक प्रोबेबिलिटी होती है जिससे कि हो सकता है कि लोगों को हार्म हो जाए। तो इसलिए ना तो रिस्क होना चाहिए, ना हैज़ार्ड होना चाहिए। कहाँ पर? एक ऑर्गेनाइजेशन में। वो होती है हमारी सेफ्टी। अब सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई भी हार्म हो जाए तो उससे एकदम फ्रीडम पा लेना, मतलब कोई भी हार्म हो ही नहीं सकता एक तरीके से, वो होती है सिक्योरिटी, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी मतलब लोगों के पास सेफ्टी है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लो आप एक टीचर हो, आप एक स्कूल में वर्क कर रहे हो, अब स्कूल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जगह जगह देखोगे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो लगे रहते हैं ना। ड्रिल मैनेजमेंट भी होती है वहाँ पे, है ना, ड्रिल्स कराई जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी सिक्योर्ड स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते वक्त, ताकि एम्प्लॉयज़ को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और साथ के साथ पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। अब क्या क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं DIOT। वो प्रिपेयर करता है हर एक कंपनी का कि कैसे एम्प्लॉयज़ को पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि वो हेल्दी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को एंजॉय कर पाएँ, ठीक है। वो एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें एम्प्लॉयर जो है कंपनी के, वो कमिट करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है उसको हम ध्यान में पूरा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को, मतलब उन सारे एलिमेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि हमारी जो वर्क प्लेस है उसके अंदर हमें प्रोग्राम या पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। देखो, क्या होता है कि हमें ये पॉलिसीज़, जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं उसकी मालिक हूँ और मेरे अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो मुझे उनकी हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी, वो भी रिटन में, कि मेरी कंपनी कमिट करती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई भी लाइक हैज़ार्ड नहीं होगा, हार्म नहीं होगा, उनकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक कंपनी जो है कमिट करती है एक एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए, और बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो इस तरीके से शो होती है कि हाँ, बिज़नेस जो है वेल डेवलप्ड है, और इसी वजह से उन्होंने इस पॉलिसी पे भी ध्यान दिया है, ठीक है। सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें कंपनी स्टेट नहीं करती है तो डेफिनेटली ये शो होता है कि जो बिज़नेस है वो अपने स्टेक होल्डर्स का, या जिस स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं बिज़नेस में, जैसे कि शेयर होल्डर्स। तो अगर ये वाली जो पॉलिसीज़ नहीं बनाऊंगी तो मैं अपने स्टेक होल्डर्स को, या फिर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी कंपनी में, उनको कैसे भरोसा दिला पाऊंगी कि मैं उनको प्रॉफिट जो है वो जनरेट, मतलब प्रॉफिट जो है उनको दूंगी आगे जाके, ठीक है।
सो बेसिकली इट ऑल्सो शोज़ कि आपकी कंपनी जो है वेल डेवलप्ड है, वो जो स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखती है, सेफ्टी है स्टेक होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स के पैसे की भी सेफ्टी यहाँ पर है, ठीक है। इंजरीज और इलनेस जो है वो कंपनी वाले जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दे दे, तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए ही वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ टिपिकल पॉलिसी ऑफ आईटी कंपनी, अब एक टिप जो आईटी कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, OH&S क्लॉजेज, उसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसकी फुल फॉर्म ये है। उसके अंदर क्या लिखा होता है, एडिक्वेट रिसोर्स मिलते हैं ताकि उनकी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी में बन पाए, ठीक है। उस OH&S रिपोर्ट में सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स लिखे रहते हैं और उसके लिए क्या क्या कंपनी मेजर्स लेती है, क्या क्या प्रोसेसेस वो फॉलो करती है ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, वो सारी चीज़ें उस पॉलिसी में लिखे रहते हैं। वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हैजार्ड, अब देखो हैजार्ड क्या होता है, रिस्क या फिर डेंजर, है ना। कोई भी डेंजर वो किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, इससे क्या होता है, लोगों को जब वो काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तब उनको हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऐसा होता है कि जब भी आप किसी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो तो आपको इलनेस हो जाती है, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड आर, कौन कौन से टाइप के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, जैसे कि फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, बिहेवियर, रेडियोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक हैजार्ड, ठीक है। अब फिजिकल हैजार्ड क्या होते हैं, ये देखो, इट इज़ द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट, आप फिजिकली कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके थ्रू आप कोई रिस्क आ जाए, जैसे कि मान लो फ्लोर, फैसिलिटी, वॉल, सीलिंग में, ठीक है, या तो आप मशीनरी के साथ काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हो, तब कोई हार्म आपको पहुंच जाए, जैसे कि आप हाइट से गिर गए, फिसल गए, ट्रिपिंग हो गई, ठीक है, इस तरीके से आपको फिजिकल हार्म पहुंच सकता है। और वो कैसे हम बचा सकते हैं उस चीज़ को, हमें एरिया को क्लीन और क्लटर फ्री रखना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होनी चाहिए, उस जगह पर लाइट आनी चाहिए, स्लिपरी फुटवेयर नहीं पहनने चाहिए, फ्लोर जो है ड्राई और क्लीन होना चाहिए, ऑयल अगर गिर भी जाता है तो उसे इमीडिएटली साफ़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, अगर कोई वर्कर सफ़र कर जाता है किसी इलेक्ट्रिक शॉक से जब वो काम कर रहा होता है, तो इस तरीके से जैसे वायर्स के साथ वो काम कर रहा है ना, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल हैजार्ड जो है हो सकता है जब उसे करंट लग जाए। तो इसके लिए हम सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये देखो, एक तो जो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपनी कंपनी में यूज़ करो, जिस भी कंपनी के, तो वो जो है रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, है ना। वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इजीली हैंडल कर पाएँ। डैमेज और जो बेकार के इक्विपमेंट हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रिप्लेस करना चाहिए, जिसमें से करंट आ रहा है उसको रिप्लेस करना चाहिए, है ना। कोई इक्विपमेंट अगर हीट जनरेट कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फायर हैजार्ड, इसमें क्या होता है कि मान लो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई और तब उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तब उस केस में क्या करना चाहिए, तो इसमें देखो, फायर एस्केप प्लान्स हमेशा होने चाहिए कि मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे होने चाहिए, एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, रेगुलर ड्रिल्स करानी चाहिए, स्मोक अलार्म्स जो है हर जगह होने चाहिए, नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए, और हर एक जगह पे सेफ्टी इक्विपमेंट जो है उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे हेल्थ हैजार्ड्स के बारे में। तो हेल्थ क्या होती है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी वेलबींग हो, है ना, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अच्छा हो, है ना, हमारे आईज, नोज़, ईयर, स्किन सब जो है परफेक्ट हों। तो हमारे जिस भी जगह हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमारी हेल्थ को लेकर कैसे हैजार्ड हो सकते हैं, जैसे मान लो अगर कोई नॉइज़ी मशीन है या फैक्ट्री का इन्वायरमेंट अगर नॉइज़ी है तो वो जो है हमारे हियरिंग कैपेसिटी को जो है बहुत डैमेज पहुंचा सकती है ना। अब पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हैजार्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अब किस किस वजह से हैजार्ड हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो ब्राइट लाइट सोर्सेज, जैसे मान लो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ से बहुत ज़्यादा ही लाइट एमिट हो रही है तो उससे हमारी आईज़ पर दिक्कत आ सकती है। जैसे कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो आईज़ में स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, एक तो ब्राइटनेस लेवल हमें सेट करना चाहिए जिस भी कंप्यूटर पे हम काम करते हैं, है ना। और दूसरा, हमें जो है राइट एंगल पे बैठना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम पे, और कंप्यूटर की स्क्रीन को एकदम प्रॉपरली देखना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए स्क्रीन, ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, एकदम डायरेक्ट फ्लो बनना चाहिए, ओके। और फर्नीचर जो है वो अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए ताकि प्रॉपर लाइट आए रूम में और बहुत बेटर तरीके से कन्वीनियंटली हम काम कर सकें। अब हम कंप्यूटर से रिलेटेड हैजार्ड्स भी पढ़ सकते हैं। देखो, अगर हम कंप्यूटर पे एक ही पोजीशन में बैठ के पूरा टाइम काम करेंगे तो हमारा पोस्चर जो है वो बेकार हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होने लग जाएगा बॉडी में, ठीक है, पेन भी होने लग सकता है और इवन हमारी आइज़ को भी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। और तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपल योगा करके जो है
इन सारे हज़ार्ड से बच सकते हैं। हम कैसे अपने ऑफिस इक्विपमेंट को हैंडल करेंगे? देखो, अगर हम एक ऑफिस इक्विपमेंट को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो उससे इंजरी हो सकती है। जैसे मान लो अगर किसी इक्विपमेंट का हमने कोई शार्प एज पकड़ ली तो उससे क्या हो जाता है, कट्स लग सकते हैं। तो स्टाफ मेंबर को ट्रेन किया जाना चाहिए कि उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आप हैवी आइटम्स को लिफ्ट कर रहे हो और अगर आपको अच्छे से टेक्निक नहीं पता कि उन्हें कैसे लिफ्ट करना है तो आपका जो है पोटेंशियल हज़ार्ड हो सकता है। मतलब पूरा लाइक हो सकता, मतलब पूरे चांसेस है कि दिक्कत आएगी ही आएगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसका मतलब पूरा चांस है कि आपको आप हैज़ार्ड की शिकार बन सकते हो। स्ट्रेस एट वर्क, कभी कभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो जाते हैं जो कि स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो, जैसे अगर मान लो पुअर वेंटिलेशन है, चेयर्स टेबल्स जो है इनअप्रोप्रिएट हाइट के हैं, बेकार हार्ड फर्नीचर है, पुअर लाइटिंग है, स्टाफ को भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता, पुअर हाउसकीपिंग है, तो आपका जो लाइक इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और जैसे बुलिंग टाइप का इन्वायरमेंट हो जाता है वो हो सकता है। हैज़ार्ड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? हैज़ार्ड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंजरीज, एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो, हमें वो सारे तरीके, हमें सबसे पहले तो एक लाइक एनालिसिस करनी चाहिए कि किस किस जगह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैज़ार्ड अकर हो सकते हैं, और उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें हर चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और सारे मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हज़ार्ड हो ही ना। और अगर मान लो 1-2% चांस बनता भी है कि हाँ भाई यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें जो है उस चीज़ के लिए मेजर्स पता होने चाहिए कि मान लो अगर कल को फायर हो लग जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका प्लान भी क्या है, हम उससे कैसे एस्केप हों, वो सारी चीज़ें हैं ना। सेफ्टी गाइडलाइन चेकलिस्ट, अब हम एक चेकलिस्ट हमें बनानी चाहिए, जैसे जितने भी क्लीनिंग केमिकल हैं उन्हें सेपरेट कबर्ड में रखना चाहिए। ठीक है, गार्बेज को डेली फेंकना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, लूज क्लोथिंग या ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए जब हम मशीन के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पीपल का, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके अटेंशन जो है वो हमें लाइक डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। जब भी वो लोग फायर के आगे काम कर रहे हैं, किसी मशीनरी, टूल और इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तब हमें उनका जो फोकस है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। उन्हें प्रोटेक्टिव आइटम पहनने चाहिए जैसे कि गॉगल, सेफ्टी ग्लास, मास्क, ग्लव, हेयर नेट्स, इस तरीके से। जब भी आप लाइक वर्क प्लेस को लीव करते हो तो आपको सारी मशीन्स को शट डाउन करना चाहिए। स्विचेस और जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहिए और नो स्मोकिंग एरियाज़ में स्मोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो हम एनसीईआरटी से करेंगे, चैप्टर नंबर 14 वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स से। अब वर्क प्लेस पर एयर और वाटर की क्वालिटी को हम कैसे मॉनिटर करें? ये देखो, जैसे हमें पता है कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है आजकल के आज के हमारे इन्वायरमेंट में। तो 3 तरीके होते हैं जिससे कि हम एनालाइज कर सकते हैं उन दोनों की क्वालिटी, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, और उससे सबसे पहले तो हमें सैंपल कलेक्ट करना होगा और उन सैंपल्स पे जो एयर एंड वाटर के सैंपल हम कलेक्ट करेंगे उसे हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट उस पर हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो टेम्परेचर और कंटेंट है सैंपल का वो ईजिली हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेरियस गैसेज और द परसेंटेज ऑफ गैसेस, जो एयर है उसमें हम देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज उस एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तब हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लाइक जो वर्क प्लेस की लाइक जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका लाइक कितना पॉल्यूशन लेवल है, कितना AQI है। और हम वाटर का भी pH लेवल मेजर कर सकते हैं केमिकल एनालिसिस से। तो इससे जो है हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें एयर एंड वाटर की क्वालिटी जो है वो कैसी है। अब इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि हम क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं जिससे कि एयर एंड वाटर क्लीन होगा। सबसे पहले तो जो डस्ट, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और गैसेज होती हैं हमारी एयर में, उससे पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे वर्क प्लेस पर डस्ट की प्रोडक्शन ना हो, है ना, सॉलिड पार्टिकल्स जनरेट ना हो और गैसेज ना जाएँ एयर में। दूसरा, जो हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का यूज़ करते हैं कैंपस में, उससे भी एयर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें जो है व्हीकल्स को लिमिटेड नंबर का कर देना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन ज़्यादा ना फैले। और नो व्हीकल डे एवरी वीक हमें जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओजोन जो है एयर में जब वो प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूट होती है, तो हमें कभी कभी इसको स्मोक भी बोल दिया जाता है। तो इसलिए हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये ट्राई करना चाहिए कि वो लो लेवल जो ओजोन गैस है उसका लो लेवल मेंटेन करने में हेल्प करे। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ पोल्यूट द सराउंडिंग वाटर, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। तो हमें जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीवेज
जो सीवेज है और जो वेस्ट वाटर है उससे भी वाटर पोल्यूशन फैलता है। तो हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वेस्ट है वो पानी के अंदर हम ना मिक्स करें, और जितना भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। अब कैसे क्लीनलीनेस हो सकती है वर्क प्लेस पे, ये देखो, जैसे बहुत सारी जगह पर हम अच्छे से स्टोरेज नहीं कर पाते, पुअर हैंडलिंग होती है सारी चीज़ों की, जिसकी वजह से क्लीनलीनेस नहीं रह पाती है वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो क्लीन वर्क स्टेशन मेक्स योर जॉब ईजियर। जो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लीन रहती है तो आपका काम जो है बहुत ईजी हो जाता है और प्लीजेंट हो जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को क्लीनलीनेस की जो स्पिल्स हो जाते हैं, जैसे कुछ गिर जाता है, फैल जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उसे इमीडिएटली साफ़ करना चाहिए। जैसे मशीन्स के पास आसपास स्पेसेस होते हैं, इक्विपमेंट के आसपास स्पेसेस होते हैं, उसको अच्छे से क्लियर एंड क्लीन रखना चाहिए। फ्लोर को क्लीन रखना चाहिए, है ना। लाइटिंग फिक्सचर्स को ईजिली मतलब रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए ताकि क्लियर विजन हो। तो इस तरीके से हम जो है क्लीनलीनेस को मेंटेन कर सकते हैं। ऑफिस एर्गोनॉमिक्स, इसका क्या मतलब होता है? एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि कंसर्न विद डिज़ाइनिंग, वो डिज़ाइनिंग से कंसर्न रहती है और अरेंजिंग थिंग्स, मतलब एक तरीके से अच्छे से क्लासीफाई करके रखना अपनी चीज़ों को, ताकि हम जो है उनको अच्छे से उन चीज़ों को ईजिली और सेफली यूज़ कर सकें, ठीक है। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट बचाए जा सकते हैं, इंजरी बचाई जा सकती है, जो परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी भी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है अगर आप अच्छे से क्लासीफाई करके रखोगे। मान लो आपकी अलमीरा में अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट की कॉपी किताब जो है अरेंज हो रखी है, क्लासीफाई हो रखे कि ये हिंदी की, ये इंग्लिश की है, ये रफ है, ये फेयर है, इस तरीके से, तो आपका बैक चेक जल्दी हो जाता है ना। तो वही है, ये ऑफिस में भी सारी चीज़ें क्लासीफाई करके रखी होती हैं तो बहुत इजीली जो है काम हो जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स, अब जो है हम अपने कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्किंग इन्वायरमेंट में, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाते हैं, जैसे विजन के इशू हो जाते हैं, मस्कुलर स्केल्टर, जैसे हम अपनी वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उससे भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे विजन का, और हमारे स्केल्टन मस्कुलर जो हमारे मसल्स हैं उनमें भी इशू आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कहीं पर भी एक वगैरह हो सकता है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो हमें अपने अच्छे से पोस्चर में बैठना चाहिए, है ना। और कहीं पे भी पेन हो सकता है, जैसे नेक में, बैक में, चेस्ट में, आर्म, शोल्डर एंड फीट में, तो हमारा अगर रॉन्ग पोस्चर होगा, अनकंफर्टेबल चेयर होगी, तो हमारा जो है ये सब चीज़ें होना जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो मॉनिटर और आपकी आईज़ का ना एकदम करेक्ट लेवल होना चाहिए, ऊपर नीचे आपकी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, एकदम करेक्ट आपका आईज़ एंड स्क्रीन का पोस्चर होना चाहिए। आपको आपके मॉनिटर को आपकी आई से 20 to 30 इंच अवे होना चाहिए, ठीक है। आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, और स्मॉल ब्रेक लेते रहना चाहिए ताकि आप अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सको, ब्लड फ्लो भी आपका ठीक होगा और आपकी आंखों को भी रेस्ट मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम, इसको हम RSI भी बोलते हैं, रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिस्कम्फर्ट होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन रहता है, हमारे टिश्यूज़ में प्रॉब्लम रहती है ना। बेशक हमने कुछ फिजिकली ना किया हो, बट फिर भी हमारे टिश्यूज़ में, मसल्स में प्रॉब्लम रहती है। वो किस वजह से हो सकती है? जैसे अगर आपने वर्क ज़्यादा कर लिया हो और आपका पोस्चर ठीक ना हो, एक टाइप के पोस्चर में ही आपने पूरा दिन बिता दिया है, फोर्सफुल मूवमेंट आप कर रहे हो, आपका साइकोलॉजिकल एंड सोशली फैक्टर हो, ठीक है, आपको स्ट्रेस हो रहा हो वर्किंग इन्वायरमेंट में, तो इससे क्या होता है, ये जो ऑक्यूपेशनल ओवर यूज सिंड्रोम जो है वो आपको हो सकता है। आपके लेग्स में, फीट में भी स्ट्रेन हो सकता है अगर आपका वर्क पोस्चर जो है ठीक नहीं है, आप लंबे टाइम तक बैठे बैठे काम कर रहे हो, आपकी चेयर जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, और आपके इस वजह से आपके लेग्स एंड फीट में भी स्ट्रेन आ सकता है। अगर आप कंप्यूटर पे बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हो तो आपकी आईज़ में भी स्ट्रेन आ सकता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, जैसे ब्राइटनेस लेवल जो है आप कम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी आईज़ को जो है प्रॉपर विजन मिले। आपके कंप्यूटर को दूर रख सकते हो, थोड़ा सा दूर, 20 to 30 इंच, ताकि आपका जो विजन है वो बैलेंस रहे, ठीक है। आपकी स्क्रीन जो है वो एकदम आईज़ के कांटेक्ट में होनी चाहिए, और हमें जो है बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहना चाहिए ताकि हमारी जो आंखें हैं उस पर स्ट्रेन ना पड़े, आपके मसल्स भी बेटर रहेंगे। कभी कभी हम इतना वर्क कर लेते हैं कि हमारी आईज़ में से वाटर आने लग जाता है, हेडेक भी हो जाता है, शोल्डर और नेक पेन भी हो जाता है। तो इसलिए हमारी आई हेल्थ के लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मेंटेन करके रखनी चाहिए। स्पेशली आप जो है एंटी ग्लेयर ग्लासेस का यूज़ कर सकते हो जब आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, है ना। अब विजुअल प्रॉब्लम्स के रिस्क से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्राइटनेस ठीक कर सकते हैं, पोजीशन की, जो स्क्रीन की पोजीशन है वो ठीक कर सकते हैं, स्क्रीन को हम क्लीन रख सकते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस कंप्यूटर से मेंटेन कर सकते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लासेस हम जो है वो वेयर कर सकते हैं, और मॉनिटर को दूर रख सकते हैं। हेडेक जो है उसको
हेडेक, तो इससे क्या होगा, हेडेक, ओबेसिटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, इंजरीज फ्रॉम लैपटॉप यूज़ और स्लीपिंग प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को, इन सारे मेजर्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है विजन की वजह से, वो हम ठीक कर सकते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा कैसे हो जाता है, जब हम पूरे दिन बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करेंगे और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो हम जो है हम डाइजेशन जो है वो हमारा हो नहीं पाएगा अच्छे से, तो हमें ओबेसिटी भी हो सकती है। और हमारी आइज़ में जैसे फ़र्क पड़ता है स्क्रीन पर इतना टाइम देखने के बाद, तो हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेस। एक तो हमारा जो मॉनिटर है, जो हमारे वर्क प्लेस पे हमारा जो मॉनिटर है, उसमें कोई भी फ्लिकरिंग इमेजेस या फ्लिकरिंग बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। फ्लिकरिंग जो ऐसे झप झप करने वाली स्क्रीन है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और उसमें जो है रिफ्लेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ब्राइटनेस लेवल भी ठीक होना चाहिए। कीबोर्ड जो है वो थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए, ऐसे उठा होना चाहिए ताकि हम जो है ईजिली टाइप कर सकें। ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए हैंड्स के लिए। वर्क सरफेस जो है वो बड़ा सा होना चाहिए। ठीक है। फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट होना चाहिए स्क्रीन का। अब कई जगह आपने देखा होगा बहुत कम कम स्पेस होता है काम करने के लिए वर्कर्स के लिए, एक ही जगह पर इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स लगे रहते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से हमें सारा सब कुछ सेटअप करना चाहिए ताकि एक एम्प्लॉय के पास इनफ स्पेस हो। ठीक है। वर्किंग चेयर जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन की होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि वो जो यूज़र है वो अच्छी सी पोजीशन में बैठ सके हाइट के अकॉर्डिंग। स्पेस रिक्वायरमेंट, स्पेस जो है इनफ होना चाहिए ताकि एक जो एम्प्लॉय है वो अपनी पोजीशन को बदल सके। लाइट जो है, लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जैसे आप कंप्यूटर में देख रहे हो और यहाँ से भी जो कमरे में जो भी लाइट्स हैं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आपकी आंखों पे, वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, कंप्यूटर की जो लाइट है वो भी ब्राइट है, तो आपकी आंखों पे बहुत असर पड़ेगा। रिफ्लेक्शन एंड ग्लेयर, जो ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, जो लाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। नॉइस एंड हीट एमिट नहीं होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर सिस्टम से, क्योंकि वो आपके आईज़ के साथ साथ आपके ईयर को भी प्रॉब्लम देंगे। कॉशंस वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे काम करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब बैटरी बैकअप सिस्टम जो है होना चाहिए, जैसे मान लो अगर पावर चली गई तो आपका काम ना उठ जाए, इसलिए एक बैटरी बैकअप सिस्टम होना चाहिए। आपको अपनी रिंग, वॉच, नेकलेस जो रिमूव कर देना चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो ऑर्नामेंट्स है ये मेटल से बने होते हैं, कंडक्टिव मेटल से, जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट को डैमेज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी से स्ट्राइक हो जाता है तो। वॉच आउट फॉर कॉर्ड्स एंड वायर्स। अब इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हो जैसे कि कभी कभी पैर भी हो जाते हैं, लूज कॉर्ड्स जो होती हैं, जो लूज वायर्स होती हैं वो हैजार्डस हो सकती है अगर किसी का पैर वैर जो है वो लग जाता है तो। ठीक है। तो हमें जो है अवॉइड वाटर एट ऑल द टाइम्स, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हो तो वहाँ पे पानी जो है वो नहीं होना चाहिए। आप किसी भी करंट वाली चीज़ को छूना ही मत जब आपके वेट हैंड्स होते हैं तो। ठीक है। अब हमारा एक और चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। ये भी इसी चैप्टर का हिस्सा है, तो वो भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो इमरजेंसी में हो जाती है कन्वर्ट, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो। इमरजेंसीज नेचुरल भी हो सकती है, जैसे कि फ्लड आ गया, हरिकेन्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फिर मैनमेड इमरजेंसी भी हो सकती हैं जैसे कि फायर, टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई, केमिकल स्पिल्स आ गए, इलनेस हो गए, एक्सप्लोजन हो गए, सिविल डिस्टर्बेंस हो गई। तो ऐसी सिचुएशन जो है हमारी कंपनी के ऑपरेशंस को शट डाउन कर सकती है, हमारे कंपनी के ऑपरेशंस को या फिर काम को डिसरप्ट कर सकती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिजिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। तो अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए हमें जो है कि इमरजेंसी एक्शन प्लान को डेवलप करना चाहिए ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, और उनको गाइड करना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को, ताकि जब भी इमरजेंसी होती है तो एकदम रेडी रहें। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी से, एक्सीडेंट क्या होता है, अनप्लान्ड होता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, अनटोल्ड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, अनफोर्सीन इवेंट होता है जिससे कि लोगों को इंजरी, हार्म पहुंच सकता है, गुड्स को हार्म पहुंच सकता है। जैसे मान लो एक पर्सन जो है वो गिर गया है, इंजरी हो गई है और उसने ग्लासवेयर आइटम पहना हुआ है वो भी टूट गया है। और इमरजेंसी क्या होती है, ये एक सीरियस सिचुएशन हो जाती है जिसमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, एक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो एक कस्टमर को हार्ट अटैक आ गया है और या फिर हमारे इन्वायरमेंट या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से फायर का आउटब्रेक हो गया है, तो उसमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोसीजर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोसीजर होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है ताकि हैंडल किया जा सकते
हैंडल किया जा सके, रिपोर्ट करना चाहिए हमें एक्सीडेंट को, और इमरजेंसीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हम ऐसी कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि एक्सीडेंट और इमरजेंसीज़ जो है वो ना हो पाए। जैसे कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट, या फिर नोटिस करना चाहिए कि एक्सीडेंट हो गया है या फिर इमरजेंसी हो गई है, और उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए लोगों को, ताकि हम उनको बता सकें, या फिर एम्प्लॉयज़ को या फिर बॉस को बता सकें कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी है या फिर एक्सीडेंट हो चुका है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, गेट हेल्प प्रॉम्प्टली इन द मोस्ट सुटेबल वे, फटाफट से इन्फॉर्म करके हेल्प ली जाए। पॉलिसीज़ होनी चाहिए एक कंपनी में कि अगर ये टाइप का एक्सीडेंट हो गया है तो हम कैसे हेल्प जो है वो ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फॉलो कंपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिंग, हमें जो है कंपनी की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि अगली बार ऐसी इमरजेंसी, ऐसा एक्सीडेंट जो है वो ना हो, और हमें जो है हेल्प की अराइवल के लिए वेट भी करना चाहिए। एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आपका रोल है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना चाहिए। जब भी कोई एक्सीडेंट या फिर इमरजेंसी हो सकती है, आपको जो है अपनी ऑथोराइज लिमिट में ही हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द इंजर्ड, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आप इंजरी में हेल्प कर सकते हो तो ही आप मेडिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करो, अदरवाइज प्रोफेशनल का वेट करो। जो आपके सीनियर स्टाफ और इमरजेंसी सर्विसेज जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे वो आपको अच्छे से फॉलो करने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे टाइप के एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक तो ट्रिप और एक फॉल, है ना। जैसे क्या हो सकता है, आप जो है ठोकर खा सकते हो। ट्रिप को मतलब क्या, जैसे अगर कोई लूज मटेरियल है तो भी आपको ट्रिपिंग हो सकती है, यानी कि आप ठोकर खा सकते हो, आप गिर सकते हो, ठीक है। लूज वायर पे ट्रिपिंग हो सकती है, और एलिवेटेड थ्रेशोल्ड पे भी, जैसे कोई एलिवेटेड सरफेस है उस पर भी आप गिर सकते हो, ठीक है। उससे आपको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, आप फिसल सकते हो, उसके फिसलने की वजह से आप गिर भी सकते हो, ठीक है। जैसे एक्सीलेटर्स हैं, एलिवेटर्स हैं या फिर लिफ्ट हैं, उनमें भी क्या होता है, इंजरी के चांसेस जो है वो रहते हैं, आप वहाँ से हर्ट हो सकते हो। अगर आप झटका लग गया आपको एलिवेटर पे, तब भी आपको हर्ट जो है वो आप हो सकते हो। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर गिर जाती है, कोई गुड आपके ऊपर गिर जाता है, जैसे वॉल हैंगिंग ही गिर गई, तो आपको उससे एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रॉली है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। हैंडलिंग एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है, अब आप कैसे एक्सीडेंट को हैंडल कर सकते हो वो आपको देखना है। अटेंड टू द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली, आप जो है जैसे कोई पर्सन लाइक उसका एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसको जल्दी से जल्दी अटेंड करना चाहिए। अपने सुपरवाइज़र को, बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने बॉस को जो है असिस्ट करना चाहिए। कैसी कैसी टाइप की इमरजेंसीज़ होती हैं, देखो अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड, अगर लाइक हॉस्पिटल में जाने से पहले कोई इंजर्ड इंसान है तो हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं ताकि उसका जो है और ज़्यादा लॉस ना हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमें एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए, उसे कोई भी हार्म ना पहुँचे उस चीज़ का। इवैक्यूएशन क्या होता है, इट इज़ क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉय टू नो हु इज़ द कोऑर्डिनेटर और अथॉरिटीज़ टू मेक डिसीजन ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। इमरजेंसी के टाइम पे हमें किससे कॉन्टैक्ट करना है, किससे बात करनी है, वो हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर, अभी इवैक्यूएशन क्या होता है, moving people and assets temporarily to the safer place before, during or after the occurrence of the hazardous event in order to protect them। evacuation क्या होता है कि लोगों को और अपनी important चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन की है उन assets को हमें जो है टेम्प्रेरी तरीके के लिए, टेम्प्रेरी टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, सेफर जगह पर भेज देना चाहिए, ताकि जैसे मान लो अगर इवेंट हो गया है उसके बाद या फिर उससे होने से पहले, ताकि हम उनको बचा सकें, लोगों को भी और अपनी एसेट्स को भी, ठीक है। तो वो चीज़ हम जो है ऐसे प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिससे कि हमारा इवैक्यूएशन जो है वो हो जाए। एक कंपनी के पास इवैक्यूएशन की भी पॉलिसीज़ जो हैं वो होती हैं, ठीक है। हमें जो है जैसे मान लो अगर कोई भी इमरजेंसी होने वाली है तो फटाफट से हमें वहाँ को लीव कर देना चाहिए और सेफेस्ट जगह पर चले जाना चाहिए। कस्टमर्स को गाइड करना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से है, और जिन लोगों को डिसेबिलिटी है उनको भी असिस्ट करना चाहिए कि वो इमरजेंसी एग्जिट से मूव कर सकें, ठीक है। हमें एक्सीलेटर्स, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ओवर क्राउडिंग है उसको हटाना चाहिए। अगर पावर फेलियर है तो हमें लिफ्ट वगैरह का, एक्सीलेटर वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी असेंबल
असेंबली एरिया में हमें जाना चाहिए, जहाँ पर हमारे कलीग्स मिस हैं उनको चेक करना चाहिए। फायर हैज़ार्ड इन द वर्क प्लेस, हमें जो है वर्क प्लेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स को अच्छे से इंस्टॉल करवाना चाहिए, ड्रिल्स करानी चाहिए, और जिन जिन चीज़ों की वजह से मतलब आग लगने का खतरा है उनको अच्छे तरीके से रेगुलरली उनका चेकअप कराना चाहिए। अगर कोई वायर में कट वगैरह उसको इमीडिएटली जो है वो रिप्लेस कराना चाहिए, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हम यूज़ कर रहे हैं उनको भी वो सर्टिफाइड कंपनी से होने चाहिए। फायर प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? फायर जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो अच्छे से लगे होने चाहिए, सेटअप होने चाहिए, उनको प्रॉपरली हम यूज़ करें, ठीक है। और फर्स्ट एड स्टेशन भी होने चाहिए, हर जगह मार्क लगे होने चाहिए, एग्जिट एरिया को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। फ्लेमेबल मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकल पैनल्स के पास हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब जिस मटेरियल से आग लग सकती है, जो आग पकड़ सकता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह से यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर उनको हमें इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए रेगुलरली, है ना। अब कौन कौन से ऐसे आग पकड़ने वाले मटेरियल होते हैं और कौन कौन से कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि क्लास ए मटेरियल में क्या आता है? वुड, क्लॉथ, पेपर, वो खुद नहीं जलते, लेकिन अगर वो उनमें आग लग गई तो फिर लगी जाएगी। मटेरियल बी कौन से होते हैं? लिक्विड हो गया, सारे के सारे, ग्रीस हो गया, गैस मटेरियल हो गया, जो कि बर्न हो जाते हैं, उनको भी हम क्लास बी मटेरियल में डालते हैं। क्लास सी मटेरियल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल और इक्विपमेंट जो कि इजीली आग पकड़ जाते हैं वो क्लास सी में आ जाता है। और क्लास डी में कौन से आते हैं? जो मटेरियल वॉलेटाइल है, जल्दी से जल्दी आग पकड़ जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, वो क्लास डी मटेरियल में आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें से आग आ सकती है? जैसे ओपन फ्लेम्स होते हैं, जैसे गैस ओवन में से, लाइटर जो स्मोकिंग एरिया में यूज़ करते हैं, वेल्डिंग टॉर्चेस होती है, वुड में से स्पार्क आ रही है ना। और हीट सोर्सेज जैसे कि कंबशन इंजन्स, स्पेस हीटर्स, ओवंस, मशीन्स में से हीट निकलती है ना। कोई ऐसा केमिकल जिससे कि आग जो है पकड़ने के चांस होते हैं, वो सारे। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें फायर से बचा लेता है ना। ये एक सिलेंड्रिकल प्रेशर व्हीकल है जिससे कि आग जो है वो बुझ सकती है। फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल इमरजेंसीज, कोई मान लो इलेक्ट्रिकली इमरजेंसी हो जाती है, किसी को शॉक लग जाता है, तो हम उसको फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने से पहले ही हम उसको फर्स्ट एड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं? कि जैसे मान लो जो भी जिसने भी ऑब्जर्व किया कि इसको ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, तो उसको जो है उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए कैसे। और आपके जो हैंड्स और फीट होने चाहिए वो ड्राई होने चाहिए, है ना। आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करना चाहिए, जैसे ग्लव्स को, और आपको क्लीन एंड ड्राई सरफेस पे खड़ा होना चाहिए। और जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है जो कि विक्टिम को कंडक्टर से दूर कर सकता है, जैसे मान लो किसी विक्टिम के हाथ में ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको शॉक लगे जा रहा है, तो आप जो है कोई नॉन कंडक्टर मटेरियल लीजिए जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं हो सकता। वो जो है उससे कंडक्टर, जो विक्टिम है उसके पास जो कंडक्टर है उसको आप रिमूव कर सकते हैं उस नॉन कंडक्टिव मटेरियल से, ठीक है। अब हाई वोल्टेज रेस्क्यू, आप जो है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर हाई वोल्टेज एरिया है तो उसमें आपको कैसे डील करना चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि ग्लव्स और शूज़ उनको पहनना चाहिए। फर्स्ट एड जो है, रिससाइटेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम जो है उनको ब्रीदिंग में हेल्प करा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप की एक फर्स्ट एड है। इसी के साथ साथ हमारा जो है चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।